हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विलियन। इस वीडियो में हम लोग विलियन नाम की यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, जो क्लास 12th बोर्ड और नीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल बोर्ड एग्जाम में विलियन नामक का जो लेसन है, इस लेसन से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलियन नाम के लेसन से बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीट में 2 क्वेश्चन यहां से होंगे। नीट में 2 क्वेश्चन होंगे, कम से कम होंगे तो 2 होंगे, इससे अधिक हो सकते हैं। तो आइए विलियन को शुरू करते हैं। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर और नीट में आपका कम से कम 2 क्वेश्चन। तो बिल्कुल ध्यान से और मन लगा के शुरू कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक होगा वो यही होगा कि भाई विलियन किसे कहते हैं। विलियन किसे कहते हैं? हमारे यूनिट का नाम ही है विलियन। तो दिमाग में सबसे पहले यही प्रश्न चलेगा कि विलियन है क्या, हम लोग किसे कहते हैं विलियन को। तो विलियन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं और एक बार हम लोग मिश्रण को समझ लेते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण का मतलब होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक में मिलाते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक में मिलाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो मिश्रण होता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक में मिलाने पर हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आप क्या कीजिए कि बालू जल मिला दिए तो बालू और जल का मिश्रण प्राप्त हो गया। दूध जल मिला दिए, दूध जल का मिश्रण प्राप्त हो गया। चीनी जल मिला दिए, चीनी जल का मिश्रण प्राप्त हो गया। मतलब कि 2 या 2 से, सिर्फ देखिए हम यहां पर 2 ही मिलाए हैं, कोई जरूरी नहीं, आप इसमें नींबू डाल दीजिए, शरबत बन जाएगा अच्छा क्वालिटी का। तो अगर हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक में मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। अब ये जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है। जो मिश्रण प्राप्त होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। दोनों का मतलब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपका जो विलियन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले इसको समझते हैं विषमांगी मिश्रण को। विषमांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं और मिश्रण बना लेने के बाद उस मिश्रण को देख करके अगर हम ये पहचान लें कि इसमें अमुक वस्तु ये वस्तु मिलाया गया है, मतलब मिश्रण में हम उन वस्तुओं को पहचान लें कि भाई कौन कौन वस्तु मिलाकर मिश्रण बनाया गया है, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मतलब कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उसके अवयवों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे बालू और जल, अगर हम बालू जल को मिला दें तो आप देख के समझ जाएंगे कि इसमें जल है और बालू है। ठीक है, अगर हम चावल और चीनी एक में मिला दें, चावल और एक कटोरे में थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, तो हम आराम से देख पाएंगे उसमें चावल और चीनी है। चावल और दाल मिला दिए तो आराम से देख पाएंगे कि उसमें चावल और दाल है। मतलब कि हम मिश्रण जिन पदार्थों को मिलाकर बना रहे हैं उनको अगर हम उसमें पहचान लेते हैं तो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। लेकिन बहुत ऐसे मिश्रण होते हैं जो मिश्रण तैयार हो जाने के बाद हम उसको देख करके नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं। जैसे चीनी और जल को अगर हम मिला दें तो चीनी आराम से जल में घुल जाएगा,
चीनी और जल को मिला दें तो चीनी आराम से जल में घुल जाएगा, और जब चीनी जल में घुल गया तो किसी तीसरे व्यक्ति को बुला करके और दिखाइए कि भाई साहब बताइए इसमें क्या क्या है, तो उसको चीनी थोड़ी दिखाई देगा क्योंकि वो तो घुल चुका है। मतलब कि हम चीनी और जल के मिश्रण में जल को और चीनी को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, हम उनका संयुक्त रूप देख रहे हैं, हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम किसी मिश्रण में उसके अवयवों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं तब उसको कहते हैं कि वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। देखिए बहुत आसान है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि यदि जो हमारा मिश्रण है उस मिश्रण में मिश्रण जिन जिन पदार्थों से या जिन जिन अवयवों से मिला करके बनाया गया है उस अवयव को हम उस मिश्रण में नहीं पहचान पाते हैं तो वो समांगी मिश्रण है। और यदि हम मिश्रण के अवयवों को पहचान लेते हैं तो वो विषमांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण में चीनी जल या जल और नींबू, जल में आप नींबू निचोड़ दीजिए, नींबू का जूस मिला दीजिए तो आप पहचान नहीं पाएंगे, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे देख करके तो नहीं पहचान सकते हैं कि नींबू का रस कहाँ है और जल कहाँ है। इसी तरह दूध में और जल में, हम दूध और जल के मिश्रण में से मिश्रण अगर आपको मिल जाए कि थोड़ा सा 1 गिलास दूध और आधा गिलास पानी अगर मिला दिया जाए तो हम दूध और जल को जो है अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो जो दूध और जल है वो आपका किस में आ जाएगा, समांगी मिश्रण में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मिश्रण होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये जो विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण का मतलब कि जिनके अवयवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं उन्हीं को तो विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण जिन अवयवों से बना है उस अवयव को अगर हम देख करके नहीं अंतर कर पा रहे हैं तो वही तो आपका समांगी मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में क्या है भैया, इसमें है जल प्लस चीनी, इसमें है दूध प्लस जल। ठीक है, ये हो सकता है जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल। जल और चीनी को मिलाएंगे, मिला तो देंगे लेकिन जब चीनी घुल जाएगा जल में तो हम उसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। उसी तरह दूध और जल के मिश्रण को हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। उसी तरह जल और एल्कोहल के मिश्रण को भी हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। अब ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इसी को विलयन कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। नया नाम है, मटेरियल नया नहीं है। हम लोग समांगी मिश्रण छोटे क्लास में बहुत पढ़े होंगे। तो समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। जैसे अभी भात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या पुलाव बना दिया जा रहा है भात, चावल से बनता है भात, और भात को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जाए और उसमें किशमिश काजू ये सब चीज़ें डाल दी जाए, उसको पुलाव बना दिया जा रहा है। वही हाल यहाँ पर है समांगी मिश्रण। नाम बदल के थोड़ा सा क्या कर दिए, इसका विलयन कर दिए। तो समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जो विलयन होता है ना वो 2 पदार्थों से भी मिलाकर बन सकता है, 3 पदार्थों से भी मिलाकर बन सकता है और 4 पदार्थों से भी मिलाकर बन सकता है। फिलहाल यहाँ जो हम लिखे हैं जल और चीनी का मिश्रण मतलब जो विलयन मिलेगा, दूध और जल को मिलाकर जो विलयन बनेगा, या जल और एल्कोहल को जो मिलाकर विलयन बनेगा, तो इस विलयन में हम केवल 2 पदार्थ को ही मिला रहे हैं। तो ऐसे विलयन जो 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं तो उनको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ऐसे विलयन जो केवल 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनको हम द्विअंगी विलयन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। और ऐसे विलयन
जो 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे दूध, जल, इसी में चीनी डाल दिया जाए तो ये बन गया त्रिअंगी विलयन, और बाकी यह और यह क्या है, द्विअंगी विलयन है। इसी तरह अगर कोई विलयन 4 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है तो उसको चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर कोई विलयन 2 पदार्थ से मिलकर बना है तो द्विअंगी विलयन, अगर कोई विलयन 3 पदार्थ से मिलकर बना है तो त्रिअंगी विलयन, और अगर कोई विलयन 4 पदार्थ से मिलकर बना है तो चतुर्थ अंगी विलयन। मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया गया, चतुर्थ अंगी विलयन हो गया। और अगर 4 से ज्यादा होता है तो बहुअंगी विलयन कह दीजिए, कि वह विलयन जो 3 से अधिक को क्या बोल दिया जाता है, बहुअंगी कहा जाता है। तो हम 4 से कह दे रहे हैं कि जो 3 या 3 से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलाकर जो बना विलयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुअंगी विलयन। फिलहाल हम लोगों को सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब जो विलयन होता है ना, चूंकि हम लोग को द्विअंगी ही पढ़ना है, तो जो विलयन होता है वो विलयन 2 भागों से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, विलयन के 2 भाग होते हैं। तो जैसे द्विअंगी विलयन है तो द्विअंगी विलयन में 2 ही पदार्थ होंगे, एक वह जिसमें घोला जाएगा, एक वह जो घुलेगा। जैसे जल हो गया, जल में घोला जा रहा है किसको, दूध को, या दूध में घोला जा रहा है जल को। यहाँ जल में घोल रहे हैं चीनी को, चीनी में जल को नहीं घोलते हैं, जल में किसको घोलते हैं, चीनी को। जल में किसको घोला गया, चीनी को। तो जो विलयन होता है ना, विलयन, इस विलयन के 2 ही भाग होते हैं, मतलब विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला है वो है विलेय, पहला क्या है, विलेय, और दूसरा है विलायक। विलेय और विलायक। विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक भाग को विलेय कहते हैं, दूसरे भाग को विलायक कहते हैं। अगर हम इस तरह से कहें कि विलेय प्लस विलयन, विलेय प्लस विलयन, ये मिलके सॉरी विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ये मिलके बना देगा विलयन। तो ध्यान रखिएगा कि विलयन के 2 भाग होते हैं, मतलब विलयन को बनाने के लिए हमको 2 हिस्सों की आवश्यकता पड़ती है, 2 भाग की आवश्यकता पड़ती है। और वो 2 भाग कौन है, उसमें एक भाग विलेय है, दूसरा भाग विलायक है। इतना ठीक है। और विलेय किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। जब आप विलयन बनाते हैं ना, जब आप विलयन बनाते हैं तो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोला जाता है, मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका विलयन के 2 पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे विलयन में सिर्फ 2 ही पदार्थ होंगे, फर्स्ट और सेकेंड, 2 पदार्थ होंगे। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ऐसा क्यों, हम यहाँ पर चीनी और जल ले लेते हैं। हमारा एक पदार्थ जल है और एक पदार्थ चीनी है, हम जल में चीनी को क्या कर दिए हैं, घोल दिए हैं। तो विलयन के जो 2 भाग होते हैं उसमें एक विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। इसकी जो मात्रा होती है ना भाई साहब, ये कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक बोलते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, क्योंकि वही घुलेगा, और जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, क्योंकि उसी में घुलेगा। तो एक और तरीका है समझने का कि विलेय वो है जो घुलता है, जो घुलता है वो विलेय है, और जिसमें घुलता है या जिसके द्वारा घोला जाता है वो कौन है, विलायक है। लेकिन
याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देख लीजिए विलयन में किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा विलायक है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है। यहाँ देखिए विलेय में 3 अक्षर, विलायक में 4 अक्षर, तो कम मात्रा वाला, इनमें कम अक्षर है मतलब मात्रा कम है, इसमें ज़्यादा अक्षर है 4 अक्षर है तो मात्रा अधिक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ पर जो चीनी है वो विलायक है, जो चीनी है वो विलायक है, सॉरी, जो जल है वो विलायक है और जो चीनी है वो विलेय है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चीनी की मात्रा कम है वो विलेय है, जल की मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है। ठीक है। यहाँ अगर जल की मात्रा ज़्यादा है, चाहे यहाँ देख लीजिए दूध और जल, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होता है। दूध में जल मिलाएंगे तो तभी घुल जाएगा, जल में दूध मिलाएंगे तभी घुल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि जो घुलेगा वो विलेय है और जिसमें घोला जाएगा वो विलायक है, नहीं। क्योंकि दूध में जल घुल जाता है, जल में दूध घुल जाता है। तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक काम करता है, ये तो हर जगह काम करेगा। देखिए जब दूध और जल का विलयन बनता है ना, तो इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो विलायक होगा और जिसका मात्रा कम होगा वो विलेय होगा। तो ज़्यादातर दूध में लोग जब जल मिलाते हैं तो दूध इतना थोड़ी जल मिलाते हैं, उससे कम मिलाते हैं। अब भाई मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, चाहे कोई भी है, दूध बेच रहा है तो थोड़ा सा मिलावट करता है अगर जल का, तो 5 लीटर मान लीजिए दूध है तो 1 लीटर पानी डाल दिया, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, तो 5 लीटर दूध की मात्रा ज़्यादा है, जल की मात्रा क्या है, कम है, तो जो दूध है वो विलायक हो जाएगा और जो जल है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा करना चाहें कि 1 लीटर जल में 5 लीटर जल में 1 लीटर दूध मिला दें, 5 लीटर जल में 1 लीटर दूध मिला दें, तो जब जल की मात्रा ज़्यादा अगर कर देंगे तो जो हमारा जल है वो विलायक बन जाएगा और जो दूध की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। तो जब दोनों पदार्थ द्रव होते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ ध्यान दिया जाता है कि किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है। और सिर्फ यही क्यों, विलयन के पूरे कंसेप्ट में सिर्फ यही देखना है कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है। अब यहाँ पर आप लिया जाए, जब लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, जब लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं तो कुछ जो नया पियक्कड़ होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो नए पियक्कड़ होते हैं ना, जो नया पियक्कड़ होते हैं, तो नए पियक्कड़ एल्कोहल कम रखते हैं, जल को ज़्यादा रखते हैं। नए पियक्कड़ एल्कोहल को कम रखते हैं, जल को ज़्यादा रखते हैं। तो एल्कोहल अगर कम है तो ये विलेय है और जल ज़्यादा है तो जल क्या है, विलायक है। लेकिन जो मतलब कि रेगुलर पियक्कड़ हैं, रेगुलर पियक्कड़ क्या करते हैं कि जल को कम रखते हैं, एल्कोहल को ज़्यादा रखते हैं। मतलब वो शराब में पानी मिलाएगा लेकिन बहुत कम मिलाएगा, कोई को तो मिलाते ही नहीं है। तो जो एल्कोहल को ज़्यादा कर दे और जल को कम मिलाए तो अब हमारा एल्कोहल विलायक बन जाएगा और जल क्या हो जाएगा, विलेय बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल और जल का जब मिश्रण किया जाएगा तो जल अगर ज़्यादा है तो जल विलायक, एल्कोहल कम है तो एल्कोहल विलेय हो जाएगा। लेकिन अगर एल्कोहल ज़्यादा है, जल कम है, तो एल्कोहल विलायक का काम करेगा और जल विलेय का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है, विलायक है। ठीक है, तो ये तो हुआ विलयन के भाग। अब अगर हम विलयन के गुण को समझें कि विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो विलयन के गुणों में 3-4 पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कौन कौन इसमें गुण होते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है कि यह एकल प्रावस्था तंत्र है। एकल प्रावस्था तंत्र है। अब एकल प्रावस्था तंत्र का मतलब क्या हुआ, जब आप विलयन बनाते हैं
तो उसमें कम से कम 2 चीज मिलाते हैं, विलेय विलायक, कम से कम 2 भाग तो मिलाएंगे। जैसे चीनी और जल ही मान लिया जाए, तो जल में हम जब चीनी घोल दिए तो 2 पदार्थ हुआ ना, एक जल हो गया एक चीनी हो गया, 2 पदार्थ हुआ। चीनी गया जल में, क्या हो गया, घुल गया। तो जब हम उस विलयन को देखेंगे तो हमको दोनों थोड़ी दिखाई देगा, हमको तो केवल जल जैसा दिखाई देगा, चीनी तो उसमें दिखाई देगा नहीं क्योंकि घुल चुका है। तो भले उसमें 2 पदार्थ हैं, लेकिन दिखने में ना वो लगता है कि एक ही पदार्थ है। तो विलयन देखने में एक पदार्थ दिखता है, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ नहीं दिखते हैं। तो चूंकि विलयन देखने में एक पदार्थ दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एकल प्रावस्था तंत्र। ठीक है। दूसरा चीज कि जो विलयन होता है, विलयन उसका संघटन, विलयन का संघटन समान होता है। ध्यान दीजिएगा, विलयन का संघटन समान होता है। मतलब कि जैसे विलयन बना लीजिए, जैसे चीनी और जल का ही विलयन बन गया। अब जब पूरा विलयन बन गया, पूरा चीनी आपके जल में घुल गया, तो हम उस विलयन में ऊपर से टेस्ट करें, बीच में से टेस्ट करें या नीचे से टेस्ट करें, हर जगह जो मिठास होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अगर अच्छे से घुला है तब, और नहीं घुला है, अच्छे से नहीं घुला है तो नीचे वाला मीठा लगेगा, ऊपर वाला थोड़ा सा कम मीठा लगेगा। लेकिन विलयन का मतलब हुआ कि पूरा बढ़िया से घुल जाना चाहिए। तो अगर 1 गिलास पानी है, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल के पूरा चीनी को आराम से क्या कर दिए, घोल दिए, तो जो चीनी है ना, वो पूरे जल में जो है एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। चाहे आप उस जल को नीचे से, बीच में से, ऊपर से, कहीं से भी टेस्ट कीजिए, हर जगह उसकी मिठास, उसका जो टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा, वो कैसा आएगा, बराबर आएगा। मतलब कि जो इनका संगठन होता है वो क्या होता है, हर जगह समान होता है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हम विलयन को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। हम इसको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अब ये भौतिक विधि क्या है भाई? तो जब आप चीनी को और जल को घोल देते हैं या दूध और जल को आपस में मिला देते हैं, तो क्या उसे छान करके अलग कर सकते हैं? चाहे छन्नी से छान कर अलग कर सकते हैं या कपड़े छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम कि छानन की विधि से हम विलयन के एलिमेंट्स को, अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हम भौतिक विधियों द्वारा इन्हें अलग नहीं कर सकते, मतलब कि छानन की विधि द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जब विलयन तैयार होता है ना, जब विलयन तैयार होता है, ये जो आपका विलयन है, जब ये तैयार हुआ था तो इसमें विलेय और विलायक दोनों मिला करके विलयन बना है। तो जो विलयन का गुण होगा ना, विलयन का जो टेस्ट होगा, तो वो विलायक का भी टेस्ट उसमें आएगा और विलेय का भी टेस्ट उसमें आएगा। मतलब कि विलयन में कोई नया गुण धर्म नहीं पाया जाता है। विलयन का जो गुण धर्म होता है ना, वह विलेय और विलायक के ही गुण धर्म पाए जाते हैं इसमें। अब हम बार बार चीनी और जल का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पानी और नींबू ले लिए, नींबू का जूस, पानी मिला दिए। जब पानी को पिएंगे ना, तो आपको उसमें पानी का भी टेस्ट आएगा और नींबू का भी टेस्ट आएगा, दोनों टेस्ट आएगा। मतलब कि पानी भी अपना गुण जो है नहीं खोया है, नींबू भी अपना गुण नहीं खोया है। नींबू खट्टा खट्टा ही है उसमें, तो आप बता सकते हैं कि इसमें नींबू और पानी है। मतलब कि विलयन में जो गुण होता है ना, वो विलेय और विलायक के ही गुण होते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होती तो विलयन का जो गुण धर्म है वो बदल जाता। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ बस क्या हो रहा है, मिश्रण की क्रिया हो रही है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जा रहा है, जाके आराम से घुल जा रहा है। तो ये 4 जो प्रोसेस हैं, इनके जो गुण होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, गुण नष्ट नहीं होते हैं। ये जो 4 गुण है, इसी को आपको ध्यान रखना है। ये विलयन के क्या है, लक्षण है कि विलयन एकल प्रावस्था तंत्र है। ठीक है। इनका संगठन हर जगह क्या होता है, समान होता है। हम विलयन को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और
विलयन में कोई नया गुण नहीं आता है, मतलब कि जो विलेय और विलायक के गुण होता है वही गुण आपके विलयन में भी रहेगा। मतलब विलयन में जो गुण है, अवयवी गुण, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो ये आपका हुआ विलयन। ठीक है, ये हो गया विलयन। अब हम विलयनों का वर्गीकरण करेंगे, बिल्कुल वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि विलयन जब जान गए तो भाई ये जानना पड़ेगा ना कि विलयन कितने प्रकार का होता है, नहीं तो विलयन नाराज हो जाएगा कि विलयन कितने प्रकार का होता है। भाई हमको पढ़ लिया और हमारा बंटवारा पढ़वे नहीं किया। तो हम लोग अब विलयन के वर्गीकरण को समझते हैं कि विलयन का वर्गीकरण में विलयन है क्या, कितने प्रकार का विलयन होता है। देखिए, विलयन का वर्गीकरण, ठीक है, विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन का जो वर्गीकरण होता है ना, वो हम उसका वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको 3 प्रकार से विलयन का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक हम वर्गीकरण करते हैं विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर कि कितना मात्रा में विलेय है, कितना मात्रा में विलायक है, इस मात्रा के आधार पर हम विलयन को बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बता रहे हैं कि विलयन कौ प्रकार का होता है, अभी हम बंटवारे का तरीका बता रहे हैं कि हम विलयन को कितने तरीके से बांट सकते हैं, विलयन को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ये हम बता रहे हैं कि मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं। और तीसरा, अवयवों की भौतिक अवस्था, अवयवों की भौतिक अवस्था, और यहां पर जो प्रवस्था है वो विलायकों की है। ध्यान दीजिएगा, विलायकों की प्रवस्था के आधार पर। तो यहां पर जो विलयन का वर्गीकरण है ना, वो 3 आधार से किया जाता है। विलयन का वर्गीकरण 3 आधार से किया जाता है, 3 प्रकार से इसका बंटवारा कर सकते हैं। जो पहला है वो मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायकों की प्रावस्था के आधार पर, और तीसरा है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम पहले इसको समझते हैं कि मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पूरा वर्गीकरण करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं होइएगा, आराम से देखिए। यहाँ कोई शॉर्ट वीडियो तो हम बना नहीं रहे हैं कि आपको 15 सेकंड में सारा चीज़ बता दें। यहाँ हम 12th बोर्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर अगर वर्गीकरण करें हम लोग, मात्रा के आधार पर, और मात्रा किसकी, तो मात्रा भाई विलेय और विलायक की मात्रा, विलेय और विलायक की मात्रा। तो अगर मात्रा के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जाए तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये एक तो संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। उसके बाद होता है तनु तथा सांद्र विलयन, तनु तथा सांद्र विलयन। मतलब कि अगर हम विलेय और विलायकों की मात्रा के आधार पर अगर बंटवारा करें, वर्गीकरण करें, तो हम मुख्य रूप से 4 भाग में बांट सकते हैं। किसको, विलयन को। तो ध्यान दीजिएगा, ये बंटवारे का पहला टाइप है, ये बंटवारे का पहला टाइप है। अभी तो हम यहाँ का बंटवारा बाकी है, यहाँ का बंटवारा बाकी है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम हम लोग डीप में चल रहे हैं। तो मात्रा के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाएगा, विलेय और विलायकों की मात्रा के आधार पर,
तो उसमें आएगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सांद्र तथा तनु तथा सांद्र विलयन। चाहे तो इसको 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं तनु विलयन, दूसरा लिख सकते हैं सांद्र विलयन। तो पॉइंट बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें 5 पॉइंट कर सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि भाई ये सांद्र विलयन है क्या। ठीक है, सांद्र विलयन क्या है। तो सांद्र विलयन के लिए एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पात्र हो गया, पात्र में चीनी पात्र में जल हो गया। भाई आज काहे गलत हो रहा है इतना। पात्र में जल हो गया, ठीक है, पात्र में जल हो गया। इसमें हम डाले चीनी 1 चम्मच। चीनी कितना डाला गया? 1 चम्मच। इसमें चीनी डाला गया 1 चम्मच। तो हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए और मिला दिए। सारा का सारा चीनी पानी में घुल गया, विलयन बन गया। लेकिन हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, हम फिर से 1 चम्मच चीनी डाल दिए, फिर मिला दिए, फिर विलयन बन गया, सारा घुल गया। फिर 1 चम्मच और चीनी डाल दिए, फिर उसको घोले, फिर विलयन हमारा बन गया। मतलब विलयन तो बन ही गया, उस सारा का सारा चीनी क्या हो गया? घुल गया। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे चीनी की मात्रा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो आपका जल है ना, जल में चीनी क्या हो रहा है? घुल रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब जो जल है वो चीनी को घुलना बंद कर देता है। अब आप 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दीजिए, वो नहीं घुलेगा, कितना भी चलाइए नहीं घुलेगा। मतलब ये हुआ कि जो विलायक में विलेय घुल रहा था, जो विलायक में विलेय घुल रहा था, वो विलेय घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि इस जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घुली है। इस जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घुल गई है। अब इससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं घोला जा सकता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इस जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। मतलब हम कहें कि विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा हो चुकी है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जिस समय इस जल में चीनी घुलना बंद हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो जल में चीनी की जो मात्रा है वो अधिकतम हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। इसका मतलब कि अब वो विलयन संतृप्त हो चुका है, उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। जैसे एक व्यक्ति है, उसको खाना खिला रहे हैं, खाना खा रहा है। खाते खाते एक ऐसा टाइम आया कि वो पूरा एकदम सरेंडर बोल दे, भाई अब नहीं खाएंगे, भले तुम गोली मार दो, हम नहीं खाएंगे। और मुंह खोल रहा है तो ऊपर से दिखाई दे रहा है झांकने पर कि तो बहुत खा लिया है। मतलब वो एकदम संतृप्त हो चुका है। अब उसके पास एक निवाला खाने भर का जगह नहीं है। तो जो आदमी था वो अधिकतम मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया है, एकदम संतृप्त हो गया। अब उसके पास थोड़ा सा भी जगह नहीं है, उसको गोली मार दो वो नहीं खाएगा। तो उसको कहेंगे को किस अवस्था में आ गया? एकदम संतृप्त अवस्था में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस ये एग्जाम्पल हो गया। फिलहाल हम लोग आते हैं विलयन पर। मतलब कि जब जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो हम कहते हैं कि विलयन कैसा हुआ है? संतृप्त हुआ है। लेकिन जब तक चीनी इसमें घुल रहा था, माने अधिकतम मात्रा में भी नहीं हुआ था, अधिकतम मात्रा थोड़ा सा क्या था? चीनी कम था। जैसे जल लिए, 1 चम्मच चीनी डाल दिए, मिला दिए। अभी और चीनी घुलने का जगह है लेकिन हम घुल नहीं रहे हैं। तो उस स्थिति में कहेंगे कि विलयन क्या है? असंतृप्त है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, विलयन क्या है? असंतृप्त है। तो संतृप्त और असंतृप्त में बेसिक अंतर यही है कि जब जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घुली हो तब हम कहेंगे कि वो संतृप्त विलयन है। लेकिन जब जल में चीनी की अधिकतम मात्रा से थोड़ी कम मात्रा घुली हो, मतलब कि और चीनी घुलने का उसमें जगह अगर है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा विलयन है वो कैसा है? असंतृप्त है। ठीक है, असंतृप्त है। तो संतृप्त और असंतृप्त क्या हुआ? तो जब विलायक में मतलब जल में चीनी की जब अधिकतम मात्रा घुली हो, उससे ज़्यादा आप नहीं घुल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे संतृप्त। और
संतृप्त की जो मात्रा है उससे चीनी अगर कम मात्रा में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। तो जब तक आदमी खा रहा है तब तक वो असंतृप्त है। जब हाथ उठा दे कि भैया आप नहीं खाएंगे तो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। उसके बाद एक आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब हुआ कि जब विलयन संतृप्त हो गया है, मतलब कि चीनी घोल रहे हैं, चीनी घुलता जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब जल में चीनी घुलना बंद हो गया, मतलब विलयन संतृप्त हो गया, अब चीनी नहीं घुल रहा है। तब क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं। जब तापमान बढ़ा दें तो और चीनी घुलना शुरू हो जाता है, और जब तापमान बढ़ाने पर चीनी घुलना शुरू हो जाएगा तो उस समय हम कहेंगे कि अब विलयन किधर जा रहा है, तो अति संतृप्त की ओर जा रहा है। अति संतृप्त, अति हो गया, एकदम ज़्यादा हो गया। संतृप्त की मात्रा से भी चीनी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। देखिए होता क्या है कि पानी तो द्रव है, और द्रव के अणु थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ऐसे जब चीनी घोलते हैं ना तो चीनी आकर के इसी बीच में क्या होता है, भर जाता है। यहाँ पर बीच में पूरा भर जाता, जगह को घेर लेता है। पूरा चीनी मिला रहे हैं, सारा चीनी क्या कर लिया, जगह घेर लिया। अब हम चीनी डाल रहे हैं तो नहीं घुल रहा है, तो थोड़ा सा फिर गर्म कर दिए, थोड़ा सा गर्म किए तो अणु की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो जल के अणु है इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो गति करना ज़्यादा शुरू कर देगा। वैसे गति तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी ना तो वो थोड़ा सा दूर तक मूवमेंट करेगा, और दूर तक गति करना शुरू करेगा तो फिर बीच में जगह बनना चालू हो जाएगा। बीच में जगह बनेगा तो जो बचा हुआ चीनी हो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मतलब कि चीनी की जो मात्रा है वो संतृप्त विलयन से भी क्या है, ज़्यादा हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। अब आते हैं तनु तथा सांद्र विलयन पर। तो तनु तथा सांद्र का मतलब ये हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कम मात्रा में हो, ध्यान देना, विलेय कम मात्रा में हो, विलायक ज़्यादा मात्रा में हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय कम मात्रा में हो और उसके अपेक्षाकृत विलायक ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसको हम तनु विलयन कहेंगे, पतला विलयन कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, विलायक से ज़्यादा नहीं हो लेकिन अपेक्षाकृत क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर जल ले लिया गया और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दिया गया, और एक जगह और 1 लीटर जल लिया गया और उसमें 150 ग्राम चीनी डाल दिया गया। ठीक है, तो हम कहें कि किसमें चीनी कम मात्रा में है, विलेय किसमें कम है, तो इसमें है। तो ये आपका हो गया तनु विलयन। तनु विलयन हो गया, विलेय की मात्रा थोड़ी क्या है, कम है। यहाँ पर विलेय की मात्रा जो चीनी है वो 150 ग्राम है, यहाँ चीनी 100 ग्राम है ज़्यादा मीठा होगा, मतलब ये कौन किस में आ जाएगा, सांद्र में आ जाएगा। और अगर 1 लीटर में अगर कोई व्यक्ति 200 ग्राम चीनी मिला दिया, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम वाला अब सांद्र में गिनाएगा, अब वो सांद्र हो गया। और 200 ग्राम और 150 ग्राम चीनी वाले विलयन दोनों अलग अलग। अब 1 लीटर में 200 ग्राम कहीं पर चीनी मिलाया गया है और 1 लीटर में 150 ग्राम चीनी मिलाया गया है, तब 200 वाले को सांद्र कहेंगे और 150 वाले को तनु कहेंगे। तो सांद्र और तनु तब क्लियर होता है जब दो विलयनों का कंपेयर किया जाए। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि सांद्र है कि तनु है। तो इसके लिए मोटा मोटी यही तरीका अपनाया जाता है कि अगर विलायक में विलेय की मात्रा कम है तो उसको तनु बोल देते हैं, और विलायक में विलेय की मात्रा थोड़ी क्या है, ज़्यादा है, तो उसको सांद्र बोल देते हैं। तो अगर 150 ग्राम चीनी और 200 ग्राम चीनी वाले विलयन की तुलना कराएंगे ना तो ये सांद्र हो जाएगा, ये तनु हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की तुलना कराएंगे तो ये सांद्र होगा और ये क्या हो गया, तनु हो गया। तो ये विलयन इसके साथ तनु जैसा व्यवहार कर रहा है और इसके साथ सांद्र जैसा व्यवहार कर रहा है। तो वो सिंपल तरीका है। जिस भी विलयन में विलेय की मात्रा कम है वो तनु है, और जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है वो क्या है, सांद्र है। तो उम्मीद है कि ये संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, तनु तथा सांद्र समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विलायकों की प्रावस्था के आधार पर। विलायकों की प्रावस्था के आधार पर, ठीक है। अब हम विलायकों की प्रावस्था के आधार पर समझते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं।
अगर हम विलायकों की प्रावस्था के आधार पर देखें ना, विलायकों की प्रावस्था के आधार पर, तो विलयन मात्र 3 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? तो ये होता है ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा होता है द्रव विलयन। तीसरा होता है गैसीय। तीसरा होता है गैसीय विलयन। तीसरा होता है गैसीय विलयन। समझ लीजिए क्या है, आसान है। ठोस विलयन का मतलब हुआ, देखिए विलयन कोई भी है, विलयन कोई भी है तो उसमें विलेय और विलायक तो होगा ही होगा, चाहे वो ठोस विलयन हो या द्रव विलयन हो या गैस विलयन हो। तो ठोस विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलायक ठोस हो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो लेकिन विलेय, ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, कोई भी हो, तो उसको हम बोलेंगे ठोस विलयन। विलायक ठोस होना चाहिए। जैसे गहना बनता है तो गहना में सोना ज़्यादा मात्रा में होता है और जिंक और कापर, कापर और एल्युमिनियम, कापर और एल्युमिनियम, जैसे सोने का गहना बनता है तो 100% 24 कैरेट शुद्ध तो सोना होता नहीं है, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो सोना में हम अशुद्धि के रूप में कापर और एल्युमिनियम मिला देते हैं। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम का कोई गहना है तो 98 ग्राम सोना और 2 ग्राम क्या हो गया? कापर और एल्युमिनियम। तो क्या गहने में सोना, कापर, एल्युमिनियम को हम लोग अलग अलग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो जो आभूषण है, गहना है, वो क्या एक तरह का विलयन है। और इस विलयन में जो सोना है वो विलायक का काम कर रहा है और जो कापर, एल्युमिनियम है वो विलेय का काम कर रहा है। तो जो हमारा सोना है ना वो ज़्यादा मात्रा में है, वही विलायक है और सोना ठोस होता है। मतलब कि जो गहना है वो किस तरह का विलयन है? वो ठोस विलयन है। ठोस विलयन का कंडीशन यही है कि विलायक कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता हो परंतु विलेय, ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में पाया जाता हो, तो उसको हम बोलते हैं ठोस विलयन। उसके बाद है द्रव विलयन। द्रव विलयन का कंडीशन है कि इसमें जो विलायक है वो द्रव में होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। विलेय देखिए ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। विलेय, ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, विलायक द्रव होना चाहिए। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो लेकिन विलेय, ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, तो उसको हम बोलेंगे द्रव विलयन। जैसे जैसे जल प्लस चीनी, इसमें जो जल है वो विलायक है, चीनी जो है विलेय है, जल ज़्यादा मात्रा में है। तो शरबत किस तरह का विलेय है? वो शरबत द्रव विलयन है। तो जो हमारा विलायक है वो कैसा है? द्रव है। जल में आप अमोनिया घोल दीजिए, अमोनिया जल में विलेय है, तो अमोनिया तो गैस है लेकिन घुल रहा है किसमें? जल में। तो जल क्या है? विलायक है, द्रव है। तो द्रव विलयन का मतलब हुआ कि वह विलयन जिसमें द्रव, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं द्रव विलयन। विलायक द्रव में होना चाहिए। विलेय आपका ठोस हो, जैसे चीनी ठोस है, ये गैस है, जल में अल्कोहल डाल देंगे तो द्रव में द्रव घोल दिए, तो द्रव में ठोस घोलिए, चाहे द्रव में द्रव घोलिए, चाहे द्रव में गैस घोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा विलायक द्रव होना चाहिए। अगर हमारा विलायक द्रव है तो उसको बोलेंगे द्रव विलयन। और अगर हमारा विलायक गैस निकल गया, अगर हमारा विलायक गैस निकला, मतलब कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं गैसीय विलयन। जैसे वायु। अब वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, तो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब किस में आ जाएगा? यहाँ विलेय का काम कौन कर रहा है? सॉरी, वायु में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर विलायक क्या है? गैस है।
तो विलायक गैस है, तो बस हो गया आपका क्या, गैसीय विलयन। नमी, कोहरा देखिए, कोहरा में क्या होता है ना कि वायु में नमी आके मिल जाता है, तो वायु गैस है, नमी क्या है, द्रव है, आके मिलकर कोहरा बना दिया। तो कोहरा किस तरह का विलयन है, कोहरा गैसीय विलयन है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि विलायकों की प्रावस्था के आधार पर देखें तो विलायकों की प्रावस्था के आधार पर देखें तो विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन का मतलब क्या हुआ कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता हो, विलेय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस विलयन बोलेंगे। द्रव विलयन का मतलब कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता हो, विलेय ठोस द्रव या गैस किसी भी अवस्था में पाए जाते हो, उसको हम बोलेंगे द्रव विलयन। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, जल जो है द्रव है, चीनी क्या है, ठोस है, घोल दिए, द्रव विलयन बन गया। इसके बाद है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का मतलब कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में पाया जाए और जो विलेय हो वो ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, तो उसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन। तो ये हो गया विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा ना हो, वैसे 45 या 50 मिनट का 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग मात्रा के आधार पर और विलायकों की प्रावस्था के आधार पर समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।